नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ अपडेट एट 10 में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। अरब सागर में उठा चक्रवात तेज गंभीर समुद्री तूफान बना। यमन और ओमान के समुद्री तटों से 115 से 160 किलोमीटर की रफ्तार से टकराने की आशंका। भारत के 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में भी अलर्ट जारी। केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने प्रदूषण के लिए आईओसी बीपीसीएल पर लगाया जुर्माना। पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाने पर कार्रवाई। आईओसी पर 1 करोड़ रुपए और बीपीसीएल पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का भी लिया फैसला। कर्नाटक के साथ राजनयिक विवाद पर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से दी गई वियना संधि के पालन की नसीहत पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की दो टूक। कहा, भारतीय राजनयिकों को वियना कन्वेंशन के अनुसार कनाडा द्वारा सुरक्षा न दिए जाने से उठाया कदम। सुरक्षा दिए जाने पर पुरानी स्थिति बहाल करने पर भारत करेगा विचार। एशियन पैरा गेम्स में भारत की शानदार शुरुआत। 2 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य सहित भारतीय पैरा एथलीट्स ने पहले ही दिन की शुरुआत में हासिल किए 5 पदक। टीम इंडिया ने आईसीसी प्रतियोगिता में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 20 साल से लगातार हार के सिलसिले को धर्मशाला में तोड़ा। विश्व कप में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार 5वीं जीत। पीएम मोदी ने दी बधाई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अरब सागर में चल रहा चक्रवात तेज रविवार को बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलकर यमन और ओमान के समुद्री तटों की ओर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के समुद्री तूफान में बदलने से भारत के 3 राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी असर देखा जा सकता है। तेज हवा के साथ वर्षा हो सकती है, जिससे खेतों में खड़ी धान की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इन राज्यों में पूजा पंडाल आयोजकों और श्रद्धालुओं को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि तेज हवा से इनके गिरने का खतरा बढ़ सकता है। चक्रवाती तूफान के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 24 अक्टूबर को दोपहर के आसपास यमन के अल गैदाह और ओमान के सलालाह के बीच यमन ओमान तटों को पार करने की भविष्यवाणी की गई है, जो हवा की गति के साथ एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हो सकता है और 115 किलोमीटर प्रति घंटा से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता है। केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत सख्त कदम उठाते हुए आईओसी और बीपीसीएल पर जुर्माना लगाया है। वायु गुणवत्ता पैनल ने प्रदूषण नियंत्रण योजना के चरण 2 के तहत कुछ और उपाय भी किए हैं, क्योंकि 23 और 24 अक्टूबर को यानी कि आज और कल AQI के बहुत खराब क्षेत्र में प्रवेश करने की आशंका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने अपने पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। आईओसी पर 1 करोड़ रुपए और बीपीसीएल पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण के स्तर में संभावित वृद्धि के बीच केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिकारियों को निजी परिवहन को हतोत्साहित करने और सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो ट्रेनों की सेवाओं को बढ़ाने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। यह कार्रवाई केंद्र सरकार की प्रदूषण नियंत्रण योजना के चरण 2 का अहम हिस्सा है। वहीं सर्दियों की आहट के साथ दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर में एयर क्वालिटी बेहद खराब लेवल पर पहुंच चुकी है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल होने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज दिल्ली का AQI 309 और दिल्ली एनसीआर में 322 दर्ज किया गया है। 23 से 25 अक्टूबर तक इसके लगातार बेहद खराब स्तर पर बने रहने की उम्मीद है। बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। इन प्रतिबंधों के तहत सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इस्तेमाल पर जोर डाल रही है। निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो सेवाओं को
बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सड़कों पर धूल के कणों को कम करने के लिए पानी के छिड़काव करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कनाडा के साथ राजनयिक विवाद पर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से दी गई वियना संधि के पालन की नसीहत पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है कि कनाडा से राजनयिकों की संख्या घटाने के लिए कहे जाने में वियना संधि का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ है। भारत और कनाडा के बीच कम की गई वीजा सेवाओं के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि अगर भारतीय राजनयिकों को वियना कन्वेंशन के अनुसार कनाडा में सुरक्षा दी जाती तो वो इसे फिर से शुरू करना चाहेंगे। जयशंकर ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले भारत ने कनाडा के लिए वीजा जारी करना बंद कर दिया था क्योंकि हमारे राजनयिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए काम पर जाना अब सुरक्षित नहीं रह गया था। The big concern which people have is on visas. Some weeks ago, we stopped issuing visas in Canada because it was no longer safe for our diplomats to go to work to issue visas. So their safety and security was the primary reason we had to temporarily stop the issue of visas. We're tracking it very closely. My hope, my expectation is that situation would improve in the sense that our people would have greater confidence in being able to do their basic duty as diplomats. Because, as you know, ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. My hope would be that it's something which should happen very, very soon. हमास के आतंकवादियों द्वारा इजरायली शहरों पर हमला करने के बाद इजरायल से भारतीयों की वापसी के लिए 12 अक्टूबर को शुरू किया गया ऑपरेशन अजय लगातार जारी है। रविवार को एक और उड़ान भारतीय नागरिकों को लेकर भारत पहुंची। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल में फंसे भारतीयों को लेकर छठी फ्लाइट भारत पहुंच गई है। छठी फ्लाइट में कुल 143 यात्री शामिल थे। बता दें कि इस फ्लाइट से 2 नेपाली नागरिक भी भारत पहुंचे हैं। इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने हवाई अड्डे पर यात्रियों का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी उपलब्ध करवाई है कि अब तक ऑपरेशन अजय के तहत 1300 से अधिक लोग भारत वापस लौट चुके हैं। फलस्तीन के लोगों के लिए भेजी गई भारत की राहत सामग्री मिस्र पहुंच गई है। मिस्र में भारत के राजदूत अजित वी गुप्ते ने ये सामग्री फिलिस्तीन भेजने के लिए मिस्र रेड क्रॉस को सौंप दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हमास पर चल रहे हमले पर फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड के नेताओं के साथ टेलीफोन पर खास बातचीत की। बातचीत में आतंकवादी समूह की सेना को खत्म करने के लिए लोगों के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे सहित कई नेताओं के साथ बातचीत की। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने नेताओं को हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने के लिए लोगों की एकता और दृढ़ संकल्प के बारे में बताया और कहा कि हमास पर इजरायल की जीत पूरी दुनिया की आतंकवाद पर जीत होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर की 1 दिवसीय यात्रा पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो राजस्थान के गौरव पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे और विद्याधर नगर स्थित श्री भैरव सिंह शेखावत स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आज इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति का जयपुर राजभवन जाने का भी विशेष कार्यक्रम है।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनेता भैरव सिंह शेखावत की 100वीं जयंती के अवसर को एक विशेष दिन बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने उनके साथ अपनी बातचीत की कुछ झलकियां भी साझा की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि भारत उनके अनुकरणीय नेतृत्व और वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें पूरे राजनीतिक क्षेत्र में और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा पसंद किया जाता था। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करने वाले हैं। अमित शाह NCEL के लोगो, वेबसाइट और विवरणिका यानी ब्रोशर का लोकार्पण करेंगे और NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। एक दिवसीय संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जुड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अनेक विषयों पर मंथन किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के सहकारी क्षेत्र में निर्यात के लिए अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति की स्थापना की आवश्यकता पर जोर देने के बाद NCEL अस्तित्व में आया। सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए पिछले 27 महीनों में 54 महत्वपूर्ण पहल की हैं। इसमें सहकारी समितियों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की निर्यात सहकारी समिति की स्थापना मोदी सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर आज दिल्ली के नेहरू पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि देश में G20 का आयोजन उम्मीद से बेहतर हुआ है। उन्होंने बताया कि लगभग 3 सप्ताह पहले वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क में थे। वहाँ G20 काफ़ी हद तक बातचीत का विषय था। बहुत से लोग अभी भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे कि G20 मजबूत स्थिति और गहरे विभाजन को पाट सकता है। कई अन्य देशों ने भी G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता पर विशेष संतुष्टि व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक कूटनीति में ये धारणा थी कि इस G20 ने वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत ही ठोस ढंग से विचार किया। यह अधिकांश लोगों की अपेक्षा से कहीं बेहतर परिणाम निकला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक अग्रिम अड्डे यानी फॉरवर्ड बेस पर मंगलवार को सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर सैनिकों के साथ दशहरा मनाने का फैसला ऐसे समय में किया जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ स्थानों पर 3 साल से अधिक समय से गतिरोध बना हुआ है। सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाने के साथ ही रक्षा मंत्री तवांग में शस्त्र पूजा भी करेंगे। रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में LAC पर जमीनी स्थिति की व्यापक समीक्षा भी करने वाले हैं। इस दौरान वो कुछ अग्रिम स्थानों का दौरा करेंगे। बीजेपी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 119 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 52 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने गोशा महल से पार्टी के राज्य में एकमात्र विधायक T राजा सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने अन्य चुनावी राज्यों की तरह सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी की पहली सूची में 3 सांसदों का नाम शामिल है। सूची के अनुसार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय कुमार को करीमनगर से टिकट दिया गया है, तो वहीं अरविंद धर्मपुरी को कोटला से मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही सोयम बापू राव को बोथ विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं तेलंगाना के IT मंत्री और CM KCR के बेटे KTR के खिलाफ सिरसिला सीट से बीजेपी ने रानी रुद्रमा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी BRS छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए इटेला राजेंद्र को हुजूराबाद से टिकट दिया गया है। बीजेपी में शामिल होने से पहले वो इसी सीट से विधायक थे। आज मिजोरम विधानसभा चुनाव में नाम वापसी का आखिरी दिन है और छत्तीसगढ़ का दूसरे फेज के लिए नाम वापसी का भी आखिरी दिन आज है। रविवार को विश्व कप 2023 का 21वां मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में खेले गए इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को
4 विकेट से हराते हुए अपने अजेय अभियान को जारी रखा है। इस विश्व कप में ये भारत की लगातार 5वीं जीत है। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि एक शानदार टीम प्रयास था जिसमें सभी ने योगदान दिया। मैदान पर समर्पण और कौशल अनुकरणीय था। हम बता दें, मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर्स में ऑल आउट होकर 273 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिशेल ने सर्वाधिक 130 रनों की पारी खेली। वहीं इस विश्व कप में अपना पहला मैच खेल रहे भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट लिए। जवाब में 274 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मैन इन ब्लू ने 2 ओवर शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने मैच को जीतने में महत्वपूर्ण 95 रनों की पारी खेली। भारतीय पारी को जीत की दहलीज तक ले जाने वाले ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने नाबाद 39 रन बनाते हुए विजयी चौका लगाया। इस मैच के साथ ही भारत अंक तालिका के शीर्ष पर है। मैच में शानदार गेंदबाजी के लिए मोहम्मद शामी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। हालांकि शामी ने खेल भावना का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए कहा कि इस अवार्ड के असली हकदार जीत में अहम भूमिका निभाने वाले विराट कोहली हैं। रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस महामुकाबले के दौरान स्टेडियम का माहौल किसी फाइनल से कम नहीं था। मैच को देखने के लिए कई राजनीतिक हस्तियां भी स्टेडियम में मौजूद थी। आज विश्व कप का 22वां मुकाबला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई में 2 बजे से खेला जाने वाला है। विराट कोहली विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वालों में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। अब तक इस विश्व कप में कोहली 354 रन बना चुके हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 311 रनों के साथ इस तालिका में दूसरे पायदान पर हैं। चीन के होंगझाओ में पैरा एशियन गेम्स में शानदार शुरुआत की है भारत ने। आज पहले ही दिन भारत की झोली में 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजेता खिलाड़ियों को एक्स पर शुभकामनाएं दी हैं। हम बता दें, जीते गए पदकों में 2 स्वर्ण पदक प्रणव सुरमा के मेंस क्लब थ्रो और शैलेश कुमार के हाई जंप के रूप में सामने आए हैं। तो वहीं 3 रजत पदक मरियप्पन थंगावेलू ने हाई जंप, धर्मवीर ने मेंस क्लब थ्रो और लॉन्ग जंप में निशात कुमार ने जीते हैं। भारत को कांस्य पदक अमित सिरोहा के मेंस क्लब थ्रो के रूप में मिला है। हम आपको बता दें कि रविवार से एशियन पैरा गेम्स की शुरुआत हुई है। जैसे ही चीन के हांगजू में एशियाई पैरा खेल शुरू हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए एक्स पर एक संदेश लिखा। प्रधानमंत्री ने एशियन पैरा गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी का वीडियो साझा करते हुए कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक एथलीट की प्रेरणादायक जीवन यात्रा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि वो भारतीय खेल भावना के ट्रू एसेंस की झलक दिखाएंगे। इस साल के एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा दल मैदान में उतारा है। भारत ने चौथे एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्य दल भेजा है। खेल मंत्रालय ने 17 खेलों में 303 खिलाड़ियों को भेजा है। हम बता दें कि इनमें 191 पुरुष और 112 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इनके अलावा 143 कोच, अधिकारी और सहयोग स्टाफ भी भारतीय दल में शामिल है। ये खेल 28 अक्टूबर तक चलेंगे। ये आयोजन मूल रूप से 9 से 15 अक्टूबर 2022 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन चीन में कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। Orange outfits and blue for India. As we look around, lots of supporters inside this stadium just waving. Fans, you may see the phone lights on in the background lighting up this event in a city that is often lit up at night. Highly technological, home of Alibaba. It sees itself as a real city of technology and innovation, does Hangzhou. It's great to see the athletes as well, just taking it all in.
soaking up the atmosphere, waving to the crowd, waving the flag of their country as they make their way across, accepting the warm welcome being given to them. ये खूबसूरत तस्वीरें थी पैरा एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह की। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 23 अक्टूबर साल 1778 को वीरांगना रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक में बेलगाम के पास काकती गांव में हुआ। वे भारत की कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थीं। साल 1824 में रानी चेन्नम्मा ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया। उनका नाम भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले शासकों में लिया जाता है। रानी चेन्नम्मा के साहस और उनकी वीरता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में, खासकर कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान हासिल है। 23 अक्टूबर साल 2014 से अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने की शुरुआत उन देशों द्वारा की गई थी जहां इनकी आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है। हिम तेंदुए आकर्षक और शक्तिशाली जानवर है। हालांकि वे शिकार और अवैध शिकार के नुकसान की चपेट में हैं। हिम तेंदुए अधिकतर रात में सक्रिय होते हैं। ये अकेले रहने वाले जीव हैं। हिम तेंदुए मुख्य रूप से भारत, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, भूटान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। 23 अक्टूबर साल 1898 को खंडूभाई देसाई का जन्म गुजरात के वलसाड में हुआ। वो एक प्रसिद्ध श्रमिक नेता, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों के संगठन मजूर महाजन का काम अपने हाथों में लिया। उन्हें भारत की संविधान सभा के लिए भी मनोनीत किया गया। खंडूभाई गांधी जी के प्रमुख अनुयायियों में से एक थे। उनके जीवन पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों का बेहद गहरा प्रभाव रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सामने मशहूर संगीतकार जोड़ी मीत ब्रदर्स ने उनके लिखे गरबा को अपनी आवाज़ दी। इसके बाद पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी इस बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई कि इस वीडियो को साथ में शेयर भी किया। आइए आपको दिखाते हैं ये खास वीडियो। झुम रमो आज नवरती आवी रात, रुम झुम रमो आज नौरतनी आवी रात, छोरू ने मड़ी आज दर्शननी सौगात, दर्शननी सौगात। हो लाल चुंदड़ी मान सोहाए रे, माना मांडवड़े मोती बेराए रे, माड़ी आवे की कड़ाए रे, लाल लाल चुंदड़ी नभ में लहराए, लाल लाल चुंदड़ी नभ में लहराए, आवती कड़ाए रे, लाल लाल चुंदड़ी नभ में लहराए, लाल लाल चुंदड़ी नभ में लहराए। हो लाल चुंदड़ी मान सोहाए रे, माना मांडवड़ी मोती बेराए, माड़ी आवती कड़ाए रे, लाल लाल चुंदड़ी नभ में लहराए, लाल लाल चुंदड़ी नभ में लहराए। उत्सवों के इस मौसम में जहां एक और गरबा और दुर्गा पूजा की धूम है, वहीं विभिन्न मंदिरों में शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति भी हो रही है। आइए देखते हैं ऐसी एक सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुति जो कि स्कूल के बच्चों के द्वारा की गई है।
तारितजं तजं तदिता तदिमितगिडतकतगत तदिगिणतों तारितजं तजं तदिता तजं तरिता तदिमितगिडतकतगत तदिगिणतों तारितजं तजं तरिता तदिमितगिडतक तगत तदिगिणतों तारितजं तजं तदिता तदिगिणतों तदरिता तदणता तजणुता तारिगिणतों तदिगिणतों तदिगिणतों तदरिता। हम आपको बता दें कि आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है और आज का दिन नवरात्रि की महानवमी सिद्धि और मोक्षदायिनी मां सिद्धिदात्री की उपासना का भी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है और मां के आशीर्वाद से देशवासियों के यश और कीर्ति में निरंतर वृद्धि की कामना की है। वन्दे वाञ्छित मनोरथार्थ चन्द्रार्धकृतशेखराम् कमलस्थिताम् चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी सिद्धिदात्री यशस्विनी सिद्धिदात्री यशस्विनी नवरात्रि की बात और दांडिया और गरबे की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दांडिया और गरबा को गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है और नवरात्रि पर पूरे गुजरात में गरबा और दांडिया कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन अब राजधानी दिल्ली में भी नवरात्रि पर गरबा दांडिया का रंग देखने को मिलने लगा है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं दिल्ली में आयोजित गरबा रात्रि के दृश्यों के साथ। आप सभी को महानवमी की शुभकामनाएं। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। चौक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां उड़ाओ लाल गुलाल के आव्या अम्बे मां चौक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां। चौक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां हे मारी अम्बे मां हे मारी अम्बे मां हे मारी अम्बे मां। This event basically is Navratri event. So we are basically celebrating Navratri. We have performed a Garba performance and Dandiya performance. Basically to spread togetherness and to enjoy the power of Durga Maa. लोगों का ज़ील देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, बट इट इज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस।